Hello students, in this video we will learn about the topic electric flux. इससे पहले जो है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने पढ़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि अगर किसी चार्ज के कारण फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही थी तो हमने देखा कि जहां पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा थी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग था और जहां पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम थी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक था। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है जबकि यहां पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम इस फ्लक्स लाइंस की फील्ड लाइंस की डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पर्टिकुलर दिए गए सरफेस एरिया से नॉर्मली पास होने वाली जो फील्ड लाइंस होती है उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं और इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम जिक्र करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यह फ्लक्स वर्ड बना है लैटिन वर्ड फ्लूएर से बना है जिसकी मीनिंग होती है, इसका मीनिंग होता है टू फ्लो। फ्लक्स लैटिन वर्ड फ्लूएर से बना है जिसकी मीनिंग टू फ्लो होती है। तो फ्लक्स को हम समझें, फ्लक्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, तब जो है कि हम फ्लक्स पर आ रहे हैं। जैसे कि सपोज एज ये हमारे रूम का विंडो है, हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि यह रूम का विंडो है और ये विंडो हमने ले लिया। विंड जो है इधर से ब्लो हो रही है और विंड इधर से ब्लो हो करके रूम में एंटर कर रही है। रूम में यह विंड जो है कि एंटर कर रही है। तो कितना अमाउंट विंड का रूम में अंदर एंटर करेगा यह तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तीन बातों पर डिपेंड करेगा। पहला तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि यह विंडो की एरिया कितनी बड़ी है। जितना विंडो बड़ा होगा उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ विंड रूम के अंदर एंटर करेगी। दूसरा चीज कि विंड की ब्लो होने की स्पीड क्या है। अगर विंड तेजी से ब्लो कर रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा विंड जो है कि अंदर एंटर करेगी। या और तीसरा फैक्टर है कि विंड किस डायरेक्शन में ब्लो हो रही है। अगर ये जो हमारा विंडो है, इस विंडो का ओपन जो फेस है, उस ओपन फेस के जस्ट नॉर्मल अगर विंड एंटर करती है तो ज्यादा विंड जो है कि एंटर करेगी। लेकिन अगर यही विंड इस विंडो में एंटर करते समय अब कुछ एंगल फॉर्म कर रही हो, सपोज दैट कि इस तरह से एंगल फॉर्म कर रही हो, तो अगर अब इस तरह से एंगल अगर फॉर्म कर रही हो तो एंटर करने वाली विंड की अमाउंट कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। दैट इज यहां से क्लियर है कि अंदर एंटर्ड विंड की अमाउंट थ्री फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, इस विंड की एरिया पर, विंड की वेलोसिटी पर और विंड जो ओपन विंड है उससे जो है कि विंड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ब्लो कर रही है। इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। या दूसरे तरीके से भी आप ये समझ सकते हो, एक दूसरे पॉइंट्स को लेकर के चल सकते हो। मान ले रहे हैं कि यह वाटर जो है कि फ्लो कर रहा है, ये वाटर हमने ले लिया और ये वाटर पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है। इसमें हम एक रिंग ले लिए, यह जो है कि हमने एक रिंग ले लिया और अगर रिंग को नॉर्मली अगर हम इसमें प्लेस करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वाटर का अमाउंट जो है इससे पास आउट करेगा और इस रिंग से पास होने वाली वाटर की अमाउंट यहां पर भी उसी तरह से तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। इस रिंग की एरिया क्या है, इस वाटर की फ्लो होने की स्पीड क्या है और अगर हम
इस रिंग को घुमाने लगते हैं, जैसे जो है कि अगर रिंग को घुमा करके इस तरीके से हमने कर दिया, तब जो है कि जो वाटर इससे बाहर फ्लो कर रहा है उसकी अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। और अगर घुमा करके सीधे 90 डिग्री के एंगल पे कर देते हैं, ऐसे अगर कर देते हैं, तो फिर जो है कि वाटर की अमाउंट 0 हो जाती है। ठीक उसी तरह से हम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, मतलब कि किसी सरफेस से, दी गई सरफेस से, किसी पर्टिकुलर सरफेस से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। किसी दिए गए सरफेस से नॉर्मली, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट पासेस नॉर्मली टू द गिवन सरफेस एरिया इज नोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इंटेंसिटी है, मतलब कि फील्ड लाइंस कितनी डेंस है। अगर फील्ड लाइंस डेंस है तो फील्ड जो है कि स्ट्रांग होगा, अगर फील्ड लाइंस दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो जितनी डेंस फील्ड लाइंस रहेगी उतनी ही कम ही एरिया से ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेगी, और अगर इसकी डेंसिटी कम है तो दिए गए एरिया से कम फील्ड लाइंस पास करेगी। इस बात को हम समझेंगे। सबसे पहले एक बात और इसका हम डेफिनेशन समझ लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, इसको एक बार और डिफाइन कर लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट पासेस नॉर्मली थ्रू द गिवन सरफेस एरिया। दिए गए सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस एरिया से नॉर्मल पास करती है, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। सपोज एज ये हमने सरफेस ले लिया, ये हमने कोई सरफेस ले लिया और इस सरफेस से फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है, और अब यहां पर हमें एक चीज और समझना होगा, और वो जो टर्म है ये हमें समझना पड़ेगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के बारे में हमें जानना होगा। अभी तक हम ये जानते हैं कि एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन अब हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे इस टॉपिक में। पर्टिकुलर जो एरिया हमें दी गई होती है, उस एरिया में मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन लेकर के चलें तो उसे हम एरिया वेक्टर कहेंगे। अब एरिया वेक्टर को हम वेक्टर ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो है कि ये क्वेश्चन अराइज होगा कि दिए गए एरिया का डायरेक्शन क्या लेकर के चलेंगे। तो दिए गए एरिया का डायरेक्शन किसी भी सरफेस पर ड्रा किया गया नॉर्मल लाइन उस पॉइंट पर उस एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम क्लोज सरफेस लेकर के चलते हैं, कोई भी क्लोज सरफेस लेकर के चलते हैं, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट लेते हैं, एक प्लेन जैसा यह बिहेव करने लगता है। इस पे ड्रा की गई नॉर्मल एरिया के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। हम इसे ए वेक्टर या ए कैप, डायरेक्शन को ए कैप से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही जो है कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर दिए गए सरफेस पर 2 नॉर्मल हो सकता है। इस सरफेस पर आप इधर भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो और इधर भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। तो आखिर में कौन सी नॉर्मल वाली को हम डायरेक्शन कहेंगे एरिया का? हमेशा ये क्लोज सरफेस पर बाहर की तरफ, खुले वाले की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, ये हम डायरेक्शन लेकर के नहीं चलेंगे। इस सरफेस पर नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन जो होगा वही डायरेक्शन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मींस एरिया को वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं और दिए गए सरफेस पे ड्रा की गई नॉर्मल लाइन जो है वह एरिया के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हम फ्लक्स को देखते हैं। फ्लक्स पर आ जा रहे हैं हम फिर से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज, हम यहां पर कंसीडर कर ले रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया हमें दी गई है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है। छोटा सा यहां पर हमने एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया
और इस एरिया पर ड्रा की गई नॉर्मल जो लाइन है यह डीए वेक्टर है, मींस इस छोटे से एरिया की एरिया वेक्टर है। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल फॉर्म कर रही है? थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। अब इस E को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। ये छोटा सा जो हमने अमाउंट ले लिया, ये छोटी सी हम एरिया वेक्टर जो लेकर के चल रहे हैं, ये जो है कि एरिया का डायरेक्शन है, सपोज दैट डीए वेक्टर है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कि द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस that passes normally through the given surface area is known electric flux। तो ये तो नॉर्मल नहीं है, ये फील्ड लाइंस सरफेस एरिया के नॉर्मल नहीं है, तो वही फील्ड लाइंस हम लेकर के चलेंगे जो कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो। दैट इज, अब E को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। इधर का E का कंपोनेंट हो जाएगा E cos थीटा, और इस सरफेस के एलोंग जो है, इस सरफेस के एलोंग एक दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा E sin थीटा। तो E का E cos थीटा जो कंपोनेंट है यही जो है कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, दैट इज दिए गए सरफेस के नॉर्मल है। दैट इज, यहां से आप कह सकते हो कि इससे पास होने वाली जो टोटल फ्लक्स होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटा सा अगर हमने एरिया लिया है तो छोटे से फ्लक्स से, छोटे से सरफेस एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बतला रहा है, इनटू डीए एरिया वेक्टर, यह जो है कि एरिया है, पर्टिकुलर एरिया जो है कि डीए हम लेकर के चले। इसी को हम, इस डी फाई को ही हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वेक्टर E डॉट वेक्टर डीए, क्योंकि A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, दैट इज डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर डीए। अब दिए गए सरफेस से, पूरे सरफेस से पास होने वाला अगर फ्लक्स हम फाइंड करते हैं तो पूरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सरफेस एरिया ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, और दिस इज इक्वल टू, आप चाहो तो लिख सकते हो EDS cos थीटा, या हमने एरिया वेक्टर सॉरी डीए लिया है तो यहां पर भी हम डीए ही लिख रहे हैं, EDA cos थीटा। और नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दोगे, अगर दिया गया सरफेस क्लोज हो तो क्लोज सरफेस के लिए लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस फ्रॉम क्लोज सरफेस इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी फाई, एंड दिस इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर डीए। तो ये जो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए रिजल्ट रहा। नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ये अलग अलग एंगल पर डिपेंड करेगा। जैसे कुछ स्पेशल केसेस हम लेकर के चल रहे हैं, कुछ स्पेशल केसेस इसमें लेकर के हम चलें तो ध्यान देंगे हम। पहली केस हम लेकर के चल रहे हैं, फर्स्ट केस, अगर एरिया वेक्टर ए दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर एरिया वेक्टर है, दैट इज आप कह सकते हो कि यहां थीटा की वैल्यू 0 है। थीटा यहां पर कैसा एंगल है? थीटा एंगल के बारे में आपको ध्यान देना होगा। थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया वेक्टर का क्या डायरेक्शन होगा? दिए गए सरफेस पर ड्रा की गई नॉर्मल लाइन के एलोंग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो इफ एरिया वेक्टर एंड गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड both are in same direction, that is theta is equal to 0, then cos theta is equal to cos 0 and the value of cos 0 is equal to 1. Hence this equation phi is equal to may be written as phi is equal to, therefore
इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डीए, डीए मतलब कि अब पूरी एरिया आप ले सकते हो, और cos जीरो की वैल्यू 1, तो दिस इज इक्वल टू ई ए या ई डीए पर्टिकुलर आप लिख सकते हो। तो फाई इज इक्वल टू ई ए, यह जो है फाई की वैल्यू जो है यह मैक्सिमम फ्लक्स है अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 0 बनता है, तब इससे पास होने वाली फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, एंड फाई मैक्स इज इक्वल टू ई ए। सेकेंड केस हम लेकर के चल सकते हैं। सेकेंड केस में आप ध्यान दोगे, यह जो है कि सेकेंड केस हम लेकर के चल रहे हैं। सेकेंड केस में यदि एरिया वेक्टर सपोज एज ये बोर्ड है और बोर्ड पे ड्रा की गई नॉर्मल लाइन इधर है, एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर की तरफ नॉर्मली एंटर कर रही हो, तब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी। दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इफ, नीचे लिख दे रहा हूं इसे, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन फाई इज इक्वल टू मिनिमम, फाई की वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, और इस केस में मिनिमम कहने का मतलब cos 180 की वैल्यू -1 होता है, और दिस फाई मिनिमम इज इक्वल टू -EA। ये जो है कि रिजल्ट रहेगा कब? जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर व्हेन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। थर्ड केस हम लेकर के चलेंगे। थर्ड केस हम लेकर के चल रहे हैं कि यदि सपोज एज ये हमें बोर्ड दिया गया है, पर्टिकुलर एरिया है, और अगर इस एरिया के प्लेन के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। और यहां पे जैसे ये केस दिखलाया गया है, थर्ड केस में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस फ्रॉम दिस सरफेस इज इक्वल टू 0। तो ये जो है कि कुछ केसेस रहा। अब कुछ और बातें हम इसमें समझेंगे। अगर दिया गया सरफेस पर्टिकुलर सरफेस है, इस सरफेस से यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ पास कर रहा है, यहां से कुछ दूसरा फ्लक्स पास कर रहा है, अलग अलग फ्लक्स पास कर रहा है, तो इस सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स अलग अलग पोर्शन से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। अलजेब्रिक सम क्यों? अभी तक तो पीछे केस में हम पढ़ रहे थे वेक्टर सम। कारण यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस फाई इज ए स्केलर। यह स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। इट मीन दैट इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट डायरेक्शन। तो जब स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल अलजेब्रिक क्लास है, आप इसे एरिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो किसी दिए गए सरफेस के अलग अलग पोर्शन से पास होने वाला फ्लक्स φ1, φ2, φ3 प्लस डॉट डॉट φn हो, तो इस सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स जो होगा अलग अलग पोर्शन से पास होने वाले फ्लक्स के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको यह समझना है कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट फाई इज इक्वल टू EA। तो अगर ये है तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलॉम होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट फाई का आप लिख सकते हो न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन आप अपने से निकाल लोगे। डायमेंशन इसका आप लिख सकते हो न्यूटन का फोर्स का
mL/-2 और चार्ज का 80/80, तो ये हो जाएगा mL/-3 A⁻⁻1 और फिर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पावर 3। तो ये डायमेंशन रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन हो जाएगा mL/3 T⁻⁻3 A⁻⁻1। अब हम इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हम सॉल्व करेंगे। और एक चीज और हमें समझना है, अगर हमें किसी दिए गए सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स मालूम हो और एरिया मालूम हो, तो हम वहां पर फील्ड के इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि फ्लक्स के बेस पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देखेंगे। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये है 1.15। दो क्वेश्चन हम देखेंगे यहां पर, 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन, दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड है। तो इसे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है एंड गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ I cap Newton per coulomb. I cap means the direction of given electric field is along positive x-axis. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x-axis के along है। और यहां जो है कि हम x, y और z एक्सिस ले रहे हैं और इसी 3D में कोई एक प्लेन रख दिया जा रहा है और यह प्लेन YZ एक्सिस के पैरेलल है, YZ में है। और जब YZ में है मींस x एक्सिस के डायरेक्शन में अगर ये फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो इस सरफेस पर ड्रा किया गया जो नॉर्मल होगा, जो एरिया वेक्टर होगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दैट इज इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में यहां एरिया वेक्टर दिए गए इस सरफेस की, ये पर्टिकुलर सरफेस की जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? दोनों के बीच एंगल की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0। और इसके बाद से देखते हैं और क्या दिया है। जो आपको ये स्क्वायर लूप दिया गया है, इस स्क्वायर लूप की आपको साइड दिया गया है कि जो स्क्वायर है उसका प्लेन का एक साइड जो है 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻⁻1 मीटर। तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? इसकी एरिया हो जाएगी 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो गया और आपको एरिया मालूम हो गया और एंगल से पता है, डायरेक्शन से पता है कि दोनों के बीच, दैट इज एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल पता है तो फाई आप निकाल सकते हो। अभी हमने देखा कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ये cos थीटा। और जब ये cos थीटा है तो आप E की वैल्यू रख दो। E की वैल्यू कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है 3 × 10⁻³ और एरिया हो जाएगा 10⁻⁻2 और cos थीटा की जगह पे cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग वी हैव 3 × 10⁻1 यानी कि आप सीधे 30 लिख सकते हैं, 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये जो है कि पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या इसका डायरेक्शन भी बतलाना पड़ेगा हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का उधर डायरेक्शन है, तो क्या फ्लक्स का भी डायमेंशन हमें बतलाना पड़ेगा? आंसर है नहीं, कारण कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड केवल होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट पूछ रहा है, बी पार्ट में आप ध्यान दोगे, कह रहा है कि जो हमें दिया गया सरफेस है, हमें जो सरफेस यह दिया गया है, इस सरफेस को हम घुमाने लगे
और ऐसे घुमाने लगे कि इस पर ड्रा किया गया, जैसे कि हम लाइन ले रहे हैं, ये पर्टिकुलर सरफेस ले रहे हैं, और सरफेस जब इस तरीके से रखा गया था, तो इस तरीके से रखा गया था, तो ये जो है कि कितना एंगल बन रहा था, 0 डिग्री। अब हम इसे घुमाने लगे इस तरीके से कि इस पर ड्रा किया गया जो नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल फॉर्म करे, इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री। और अगर थीटा जब 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री हो जाने पर आपको फ्लक्स बतलाना है, तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ई ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो इसका आधा हो जाएगा। ये तो ई ए कॉस 0 की वैल्यू है, ये cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो दिस इज इक्वल टू, आप लिखोगे, सीधे हम लिख दे रहे हैं, ये सॉल्व करोगे, ए की वैल्यू मालूम ही है, एरिया मालूम है, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये रहा सेकंड पार्ट बी का आंसर। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, इस बात को हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से ही रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है क्वेश्चन 16 में कि आप एक कोई क्यूब ले लो, और इस क्यूब की जो फेस है, कोई साइड है, वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और इस दिए गए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। तो बतलाइए कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, इस क्यूब से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तब आप ध्यान दोगे यहां पर, ये पर्टिकुलर हम सरफेस एरिया ले रहे हैं, ये सरफेस एरिया है, इस पर ड्रा की गई जो लाइन है, इस पर एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इस पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और हम ये वाली फेस ले रहे हैं, और इस वाली फेस पर ड्रा की गई जो एरिया वेक्टर है, यह एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ये राइट फेस हम इसे ले रहे हैं, और इस वाले को लेफ्ट फेस ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है एक्स एक्सिस के अलोंग है, दैट इज गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, तब आप ध्यान दोगे यहां वाले फेस पर, इस वाले फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड 180 का एंगल फॉर्म करेगा, जबकि इस साइडेड फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा निगेटिव होगा, और इससे पास होने वाला फ्लक्स जो होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन बाकी और 4 फेस बच जा रहे हैं, और भी 4 फेसेस बच जा रहे हैं, जैसे कि इससे तो फ्लक्स ये क्यूब शेप का नहीं है, हम समझने के लिए केवल इसे ले रहे हैं। इससे पास होने वाला फ्लक्स एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज पॉजिटिव, और इधर जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है और एरिया वेक्टर इधर है, यहां से पास होने वाला फ्लक्स निगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये वाले फेस को देखो तो एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दैट इज एंगल 90 डिग्री, और अगर थीटा 90 डिग्री हो तो फ्लक्स की वैल्यू 0, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा। उसी तरह से यहां से देखोगे तो एरिया वेक्टर नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री, यहां से भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। और इस वाले फेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, यहां से भी फ्लक्स की वैल्यू 0, और उसी तरह से यहां से इस वाले फेस से भी फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाए। केवल 2 फेस काम कर रहे हैं, एक जो है कि यह फेस है और दूसरा यह फेस है। बाकी 4 फेसेस से फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाए, और इससे निगेटिव है और इससे पॉजिटिव है। जितना निगेटिव मैग्नीट्यूड है, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म दिया गया क्वेश्चन में, तो जितना यहां पर फ्लक्स निगेटिव होगा उतना ही फ्लक्स यहां पर पॉजिटिव होगा। और अभी हमने बतलाया कि किसी भी दिए गए सरफेस से पास होने वाली नेट फ्लक्स निकालना हो तो अलग अलग फेसेस से, अलग अलग पोर्शन से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो इन दोनों वैल्यूज को अगर आप ऐड करोगे तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फाई एल प्लस फाई आर, और चूंकि एक प्लस है और एक माइनस है तो नेट फ्लक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर होगा 0। ओके, थैंक्स।